ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलिजन्स। और आइए पहले समझते हैं कोलिजन की डेफिनेशन क्या होती है। तो कोलिजन क्या इवेंट होती है? ऐसी इवेंट होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से एक फोर्सफुल इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, स्पीड भी चेंज हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। और कोलिजन्स कैन बी इलास्टिक और इट कैन बी इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है कि दोनों अलग अलग ट्रेवल करते हैं, और इलास्टिक का मतलब है कि दोनों चिपक के ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और कोलिजन जरूरी नहीं कि फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा था कि जब हम अल्फा रेस को न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डमेंट कराते थे तो वो बिना कोलिजन हुए भी डेविएट हो जाते थे। तो जरूरी नहीं कि कोलिजन के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट पॉसिबल हो, लेकिन यहाँ पर हम जो कोलिजन पढ़ेंगे वो फिजिकल कॉन्टैक्ट वाले कोलिजन पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोलिजन दो तरह के होते हैं, एक होता है हेड ऑन इम्पैक्ट, है ना, हेड ऑन कोलिजन, और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन इम्पैक्ट का मतलब क्या हो गया? दो कारें हैं, दोनों आमने सामने से आ रही है और ये आपस में टकराएगी, तो इनकी इनकी जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, और टकराने के बाद भी इनका जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग एक लाइन पे होगी, इसलिए अपन इसको बोलेंगे हेड ऑन इम्पैक्ट। लेकिन अगर एक कार है वो इस रोड पे चल रही है, इस रोड पे चल रही है, और ये एक दूसरी रोड है जिसपे एक और कार चल रही है, ठीक है। अब अगर ये दोनों यहां पर आके टकराती है तो ये किसी एंगल पे टकराएगी, इसको बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में एक लाइन पे हो तो अपन उसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। अगर वो एक लाइन पे नहीं हो तो अपन उसको ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। कि पर आपने कैरम खेलते हुए देखा होगा ना कि जब आप स्ट्राइकर से उसको मारते हैं तो बिल्कुल सीधा मारते हैं, और कई बार आप एक पर्टिकुलर एंगल पे मारते हैं और उसके बाद स्ट्राइकर कहीं और जाता है और जो आपकी गोटी होती है वो कहीं और जाती है। दैट इज एन ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो ये हेड ऑन इम्पैक्ट है जिसमें दोनों अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो ये हेड ऑन इम्पैक्ट है। और हेड ऑन इम्पैक्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं कि हेड ऑन इम्पैक्ट कैसा होता है, थोड़ा सा एक मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी यू है वेलोसिटी, जो बी की वेलोसिटी से थोड़ा ज़्यादा है। जब तक ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं होगी वो बॉल टकराएगी नहीं। तो ये टकराने वाली सिचुएशन है, जब जिस क्षण पे ये टकराते हैं इम्पैक्ट शुरू होता है, और तब से लेकर जब बॉडी आपस में टकराती है तो उनके बीच में क्या होता है, शुरू में ए की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, बी की वेलोसिटी कम हो रही होती है, और टकराने के बाद इनमें डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। डिफॉर्मेशन का मतलब है इनकी बॉडी में थोड़ा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पर वी कैन से कि बॉडी प्रेस हो जाती है, पिचक जाती है। और ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन, जब तक ये बॉडी दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहती है तब तक इन दोनों की वेलोसिटी सेम रहती है। क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब कि दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन दोनों की स्पीड या वेलोसिटी दोनों की सेम रह रही होती है। और शुरू में ए की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, बी की वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आके दोनों की वेलोसिटी एक साथ हो जाती है, और जब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाता है, जब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाता है तो इन दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम चल रही होती है। और जब डिफॉर्मेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद अपन बोलते हैं एक रेस्टिट्यूशन पीरियड, जब ये दोनों बॉडी अपनी शेप को रिगेन करना शुरू कर देती है। और जब अपनी बॉडी अपनी शेप को रिगेन करना शुरू कर देती है उस समय क्या होता है, ए की स्पीड जो होती है, ए की स्पीड होती है वो कम होती जाती है और बी की स्पीड बढ़ती जाती है। ए की स्पीड कम होती जाती है और बी की स्पीड बढ़ती जाती है, और ये वो इंस्टेंट होता है जब इम्पैक्ट एंड होता है। फिर हमारे लिए ये सब मैकेनिज्म जरूरी नहीं समझना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कंजर्वेशन मोमेंटम निकालना आना चाहिए ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। तो हम ड्यूरिंग द इम्पैक्ट का मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे निकालेंगे? देखिए, ये बॉडी एम मास की वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी ये यू है, और बी बी बॉडी जिसका मास है एम बी, इसको ये मोमेंटम है बिफोर द इम्पैक्ट। और बाद का जो मोमेंटम है उसकी इक्वेशन लिखेंगे एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये बिफोर द इम्पैक्ट है, ये आफ्टर द इम्पैक्ट है, कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए, कोलिजन जो हो सकते हैं दो तरह के हो सकते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, ठीक है। और एक हमारे लिए होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और उसको समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है हमें समझना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है?
अगर मैं एक बॉल लेता हूँ और उस बॉल को मैं ऊपर से ड्रॉप करता हूँ, जमीन पर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, तो अलग अलग तरह की जो बॉल होगी वो अलग अलग लेवल से रिस्पॉन्ड करेगी। अगर मैं हार्ड सरफेस पे इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, तो बॉल को अगर मैं सिंपल से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो कुछ बॉल ऐसी होगी जो 4 मीटर की हाइट तक आएगी, कुछ बॉल ऐसी आएगी जो 3 मीटर की हाइट तक आएगी, कुछ बॉल ऐसी आएगी 2 मीटर की हाइट तक आएगी, कुछ बॉल ऐसी आएगी जो 1 मीटर की हाइट तक आएगी, कुछ बॉल होगी जो बिल्कुल चिपक जाएगी। नाउ व्हाट इज दिस? एक बॉल की कितनी बाउंसिंग कैपेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कितनी उसकी बाउंसिंग ऑफ कैपेबिलिटी है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेरी करता है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। सो मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 1, यानी कि अगर बॉल को मैंने 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया और वापस वो 5 मीटर की हाइट तक आ गई, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1। बॉल को 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया और वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं आई, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0। आप ऐसे मान के चलिए, ठीक है। सो अगर वो एक इलास्टिक कोलिजन है, प्लास्टिक परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो जितनी हाइट से उसको मैं ड्रॉप करूँ वापस उतनी हाइट पे ही वापस पकड़ सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि वो इलास्टिक है और वो इसकी वैल्यू 1 होती है। सेकेंड चीज है, एक होता है परफेक्टली प्लास्टिक, प्लास्टिक, एक है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब E इक्वल टू 1, प्लास्टिक मतलब E इक्वल टू 0। परफेक्टली प्लास्टिक मतलब है, और अपन समझते हैं आइडियल केस में ना तो परफेक्टली इलास्टिक कोई चीज होती नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस होता होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट होगा, तो इसमें E इक्वल टू 1 आएगा। और परफेक्टली प्लास्टिक बोल दीजिए या प्लास्टिक इलास्टिक बोल दीजिए, जब मैंने इसको ड्रॉप किया और वो जो बॉल थी वो नीचे बिल्कुल जो फ्लोर था उसी पे चिपक के रहेगी, उस केस में बॉल बिल्कुल भी बाउंस नहीं हुई, उस केस में बोल लेंगे E इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करना होता है, और इस E की वैल्यू की अपन ऐसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। E को कैलकुलेट करने का तरीका होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस V2। V2 माइनस V1 को अपन बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और U1 माइनस V2 को बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कोलिजन में। एक तो आपको याद रखना है कि कंजर्वेशन मोमेंटम की इक्वेशन लिख दीजिए, क्योंकि आपका इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन कोई सा भी कोलिजन हो, कंजर्वेशन मोमेंटम हमेशा होगा। साथ में आप ये इक्वेशन लिख दीजिए E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, या आप उसको उल्टा करके ये भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इक्वल टू E U1 माइनस U2, ये भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन से अपना काम हो जाता है, अपने सारे के सारे सवाल इन्हीं दो इक्वेशन समझ में आ जाएंगे। E की वैल्यू याद रखिए, E की वैल्यू 0 होती है परफेक्टली प्लास्टिक के लिए या इनलास्टिक के लिए, और E की वैल्यू 1 होती है, E की वैल्यू 1 होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, ये याद रखना। और उसके बीच में अगर E की वैल्यू हाफ है, 1/3 है, तो इसका मतलब है कि वो परफेक्टली ना तो इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है, वो बीच का कोलिजन है, ठीक है। रियल केसेस है E इक्वल टू हाफ और E इक्वल टू 1/3। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, अगर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन मतलब E इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1 मैंने बॉल को जितनी हाइट से फेंका था वहां पे उतनी हाइट पे कैच कर लिया, इसका क्या मतलब हुआ, उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन थी उतनी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। इलास्टिक मतलब याद रखिए, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब याद रखिए जितनी हाइट से फेंका था उतनी ही हाइट पे दोबारा कैच कर लिया, इसका मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी ही बाद में होगी। इन इलास्टिक कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, कोई कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन से ज्यादा होती है, ठीक है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन वो होता है जहां पर मैंने बॉल को थ्रो किया, बॉल को थ्रो नहीं किया, बॉल को ड्रॉप किया और बॉल जाके फर्श पे चिपक गई, यानी कि कोलिजन के समय में दोनों चीजें चिपक के चलती है, स्टिक कर जाती है, और उस समय मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। हाउएवर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है ऑल टाइप ऑफ कोलिजन्स में, ठीक है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे, हमने हालांकि इसको पढ़ा है। तो बिफोर कोलिजन एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का जो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये b ऑब्जेक्ट है m2 मास का जो u2 वेलोसिटी चल रहा है। तो इनिशियल इसका कॉन्जर्व मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ड्यूरिंग कोलिजन दोनों इंपैक्ट में आए और उसके बाद ये v1 वेलोसिटी चलेगा, v2 वेलोसिटी चलेगा, बाद का मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। और दूसरी इक्वेशन जो आपको लिखनी आनी चाहिए वो होती है E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये इक्वेशन आपको लिखनी, ये होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये होती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
ओके, अगर मासेस डिफरेंट है एंड कोलिजन इज इन इलास्टिक, देखिए अपन यहां पर जो कोलिजन पढ़ रहे थे वो इलास्टिक कोलिजन है। अगर वो इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि मैं एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ v2 माइनस वी वन इक्वल टू u1 माइनस u2, एक क्वेश्चन ये लिखता। और इलास्टिक कोलिजन है तो हम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 m1 u1 का स्क्वायर 1/2 m2 u2 का स्क्वायर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अगर ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 और 3 को सॉल्व करूंगा तो वापस मेरे पास 2 ही आएगी एक तरह से। जो 2 आई है वो 1 और 2 को सॉल्व करके आई है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। याद रखना ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी कंजर्व रहती है। इलास्टिक कोलिजन मतलब E इक्वल टू 1, बॉल को जितना ऊपर से ड्रॉप किया उतना ही ऊपर वापस बॉल आ गई, ये इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन, अब हम बात कर रहे हैं कि कोलिजन इन इलास्टिक है। अगर कोलिजन इन इलास्टिक है तो पहली इक्वेशन तो सही रहेगी, कंजर्वेशन मोमेंटम तो हमेशा अप्लाई होगा, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन होगी E आ जाएगा यहाँ पर, E इक्वल टू जाएगा v2 माइनस वी वन अपॉन u1 माइनस u2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v2 माइनस वी वन इक्वल टू ई u1 माइनस u2। अच्छा, जब भी इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस का ये फॉर्मूला है जो हमें याद होना ही चाहिए, 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का स्क्वायर। अब आप इसमें देख सकते हैं अगर E की वैल्यू अगर आप 1 डालते हैं, अगर आप E की वैल्यू 1 डालते हैं यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो 1 माइनस 1 जीरो जाता है, यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो जीरो होता है। ये वापस इस फॉर्मूले से भी ये बात प्रूफ होगी कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, और बाकी आप E की वैल्यू जीरो से बड़ी और 1 से वैल्यू कुछ छोटी कोई सी वैल्यू डालिए, आपको कुछ ना कुछ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। इसका मतलब है कि वो जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं, अब हम बाउंसिंग ऑफ बॉल की बात करेंगे कि बाउंसिंग ऑफ बॉल क्या होती है। तो देखिए, एक बॉल को मैंने एच हाइट से ड्रॉप किया, एच हाइट से ड्रॉप किया और यहाँ पर ड्रॉप किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो इसकी इनिशियल स्पीड तो जीरो होगी, लेकिन जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, या स्ट्राइक करती है ग्राउंड पे, ये वी वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है, और वी वेलोसिटी से स्ट्राइक करने के बाद जब वापस लौटती है तो v1 वेलोसिटी से लौटती है, तो v वेलोसिटी से टकराती है तो v1 वेलोसिटी से लौटती है, फिर ऊपर जाती है v1 से, फिर वापस नीचे आती है, फिर v1 से टकराती है, फिर वापस v2 से जाती है। सो दिस इज योर फर्स्ट कोलिजन। फर्स्ट कोलिजन में स्पीड क्या है v1, सेकंड कोलिजन में स्पीड क्या है v2, थर्ड कोलिजन में स्पीड क्या है v3, फोर्थ कोलिजन में स्पीड क्या है v4, v5, v6। इसी तरह से फर्स्ट कोलिजन के बाद कितनी हाइट ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट कोलिजन के बाद हाइट कितनी ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट कोलिजन के बाद हाइट ट्रेवल कर रही है h1, h2, h3, h4, h5, h6। फर्स्ट कोलिजन के बाद, फर्स्ट कोलिजन में टाइम कितना लग रहा है इसको ऊपर जाने में, t1, t2, t3, t4, t5 और t6। हमें अब सारी कैलकुलेशन करनी है, वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमें निकालना सीखना है। nth रिबाउंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, nth रिबाउंड के बाद इसका टाइम टेकन कितना लगेगा, nth रिबाउंड के बाद इसकी हाइट कितनी रह जाएगी, ये सब चीजें निकालनी, तो हम निकालना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था अगर ये v1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी फर्स्ट रिबाउंड के बाद जो वेलोसिटी होगी v1 इक्वल टू ई इंटू वी होगी, ठीक है। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होता, परफेक्टली इलास्टिक होता, ए की वैल्यू 1 होती तो v1 इक्वल टू वी होता, यानी जितनी स्पीड से उसको ऊपर नीचे, मतलब जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से ये ऊपर आएगा, देयर विल बी जो फ्लोर के थ्रू तो कोई भी लॉस नहीं होगा, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू वी। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ई इक्वल टू v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2 से भी निकाल सकते हैं, जहां पर v2 और u2 है ना, चूंकि फ्लोर है, फ्लोर का तो कोई मूवमेंट होता नहीं, फ्लोर तो रेस्ट पे है, उसको अपन 0-0 करके भी निकाल सकते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर फ्लोर पे v वेलोसिटी से टकरा रही है तो जो फ्लोर रिबाउंड करेगा बॉल को वो v1 इक्वल टू जाएगा ई इंटू वी। अगर v1 इक्वल टू ई इंटू वी, यानी कि फर्स्ट कोलिजन के बाद स्पीड क्या होगी इसकी v1 इंटू वी, तो सेकंड कोलिजन के बाद स्पीड हो जाएगी v2 इंटू ई वी1, और v1 की वैल्यू यहां पर रख दी तो लिखता हूं ई स्क्वायर वी, या v3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ई क्यूब वी, और या फिर vn इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर n इंटू वी। क्या समझ में आया कि nth कोलिजन के बाद जो इसकी स्पीड जाएगी
nth कोलिजन की बात तो उसकी स्पीड हो जाएगी वी एन इक्वल टू ई की पावर n इंटू वी। और v क्या है, v क्या है, v को अगर मैं एक्सप्रेस करते हैं हाइट की टर्म्स में तो मैं v इक्वल टू ये भी लिख सकता हूँ अंडर रूट टू जी एच। क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ v इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। तो मैं लिख सकता हूँ वी एन इक्वल टू ई की पावर n अंडर रूट टू जी एच। ये लिख सकते हैं या फिर आप ये लिख सकते हैं। तो हम निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड क्या होगी। तो अगर e इक्वल टू 1 है तो nth रिबाउंड के बाद भी वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन अगर e की वैल्यू लेस देन 1 है तो धीरे धीरे ये इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि e की वैल्यू तो हमेशा ही 1 से कम है। ठीक है, सो ये हमने वेलोसिटी निकालना सीखा। अब इसके बाद हम निकालना सीखेंगे हाइट। इसके बाद हम निकालना सीखेंगे हाइट। आइए वापिस देखते हैं। तो हमारा v1 इक्वल टू क्या आया था, e इंटू वी आया था। तो v1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये v1 यहाँ पर जा रहा है किस साइड तक जाएगा h1, तो इसको लिख सकता हूँ 2gh1e। और v को क्या लिख सकता हूँ मैं 2gh। इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2gh1 इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू 2gh। 2g से 2g कट गया तो h1 इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर h। क्या समझ में आया, h1 इक्वल टू यानी कि ये जिस हाइट तक जाएगा वो होगा ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जिस हाइट से ड्रॉप किया गया था। तो अगर मैं h2 निकालना चाहूँगा तो h2 हो जाएगा ई स्क्वायर h1, और h1 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा e4h। और अगर h3 निकालना चाहूँगा तो हो जाएगा e6h, और hn निकालना चाहूँगा nth रिबाउंड के बाद तो e की पावर 2n इंटू h। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं अपन उसको ड्राइव कर सकते हैं। hn इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 2n इंटू h। मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं चाहिए। और अगर हमसे पूछ लिया जाए टोटल, हमसे पूछ लिया जाए कि टोटल हाइट कितनी निकालनी, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिया कि किस हाइट तक कितनी रिबाउंड पे जाएगा। तो ऐसे मुझे बोल लिया जाए कि फोर्थ रिबाउंड के बाद किस हाइट पे जाएगा, तो h4 इक्वल टू जाएगा e की पावर 8 इंटू h। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमसे पूछ सकता है टाइम। हमसे अब पूछ सकता है कि भाई टाइम बताओ, टाइम किसे निकालेंगे, ये तो बता लिया आपने, तो टाइम भी निकालना सीख लेते हैं। हमें मालूम है कि h1 इक्वल टू होता है ई स्क्वायर एच, और h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ जी t1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि h1 जाने में इसको टाइम लग रहा है हाफ जी टी स्क्वायर, और ई स्क्वायर तो एज इट इज है, h की वजह आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये कट गया, हाफ जी से हाफ जी कट गया, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा e इंटू टी। इसी तरह से t2 इक्वल टू जाएगा e इंटू t1, या इसको ये भी बोल सकते हैं ई स्क्वायर टी। तो इसी तरह से tn इक्वल टू जाएगा e की पावर n इंटू टी। क्या समझ में आ गया, टाइम जो होगा वो e की पावर n इंटू टी हो जाएगा। यानी कि अगर पहले ड्रॉप में टाइम t लग रहा है और हमसे पूछा जाए पांचवे में कितना टाइम लगेगा, तो हो जाएगा e की पावर 5 इंटू टी। ये हम निकाल सकते हैं। अब हम निकालना सीखेंगे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब निकालना सीखेंगे। तो कोई मतलब ये इजीली हम इसको कर सकते हैं। चलिए अब इसी में अपन टोटल टाइम निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए टोटल टाइम निकालना सीखते हैं। इसी में टोटल टाइम निकालना सीखते हैं। टोटल टाइम, तो देखिए सबसे पहले तो टी टाइम लगा बॉल को नीचे आने में, उसके बाद ये बॉल ऊपर गई, t1 टाइम में ऊपर गई और t1 टाइम में नीचे आएगी, तो दूसरा टाइम लग जाएगा 2t1। फिर उसके बाद ये बॉल वापस t2 टाइम में ऊपर गई, फिर t2 टाइम में नीचे आई, फिर टाइम लग जाएगा 2t2। क्या ये समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, t1 इक्वल टू क्या है ई टी, तो t प्लस 2 ई इंटू टी, फिर 2t2, t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई स्क्वायर इंटू टी, तो ई स्क्वायर इंटू टी। ऐसे करके करते हमारी इक्वेशन बनती जाएगी। ठीक है, अब इसमें से जो जो चीज़ें कॉमन आती जा रही है उनको कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए t प्लस, अगर मैं ये 2et ये 2 स्क्वायर टी है तो मैं 2t कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बच जाएगा e प्लस ई स्क्वायर सो एंड सो फोर्थ। ये हमारी एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी, है ना, ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। मैं इस वाली जगह को थोड़ा रब कर देता हूँ। ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी और इसको बोल सकते हैं t प्लस 2t। इनफाइनाइट सीरीज का सम हमने जाना है a/1 माइनस r होता है ना, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, क्या होती है इनफाइनाइट सीरीज? इनफाइनाइट सीरीज होती है a ar
ए आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका सम जो होता है इसे इनफाइनाइट होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ए होती है फर्स्ट टर्म, आर होती है कॉमन रेशो। तो मैं 2t अगर कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म होगी ई और कॉमन रेशो भी ई हो गया, ई अपॉन वन माइनस ई। अब यहाँ से अपन t अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टू ई अपॉन वन माइनस ई, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ई अपॉन वन माइनस ई। और t की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो ये क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया। टोटल t की वैल्यू जो मैं पुट करूंगा हो जाएगा 2 अंडर रूट 2h अपॉन जी 1 प्लस ई अपॉन वन माइनस ई। ये मेरा टोटल टाइम का ड्राइव हो गया। हालांकि कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी मुझे नहीं लगता है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा। आपको एक बेसिक स्टेप समझ में आनी चाहिए और वो आप उससे आप कोई भी चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई विल नॉट एडवाइज कि हम कोई फॉर्मूले को याद रखें। ओके, वापस एक जो सवाल रह जाता है वो रह जाता है कि हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है। कि भाई जब तक कि बॉडी स्टॉप नहीं होती, बाउंसिंग में स्टॉप नहीं होती, तब तक टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, तो वो निकालना सीखते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, तो देखिए सबसे पहले तो h डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसका ऊपर गया h1, फिर वापस नीचे आया h1, तो 2h1 ट्रैवल करेगा, फिर 2h2 ट्रैवल करेगा। ऐसे करते करते टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगी। अभी हमने h की वैल्यू निकालना सीखा था, h की वैल्यू निकालना सीखा था हमने। देखिए h की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, h1 इक्वल टू ई स्क्वायर h। हमने अभी भी निकाला था h1 इक्वल टू होता है ई स्क्वायर h। फिर हमने पढ़ा था h2 इक्वल टू होता है e की पावर 4h। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो h1 की जगह लिख दूंगा 2e स्क्वायर h, 2h2 की जगह रख दूंगा 2e की पावर 4h। ऐसे करते कि सीरीज बन जाएगी। वापस मैं क्या करूंगा, जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेता हूँ। चाहूँ तो 2e स्क्वायर h पूरा ही कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 1 की पावर e 4 सो एंड सो फोर्थ। और ये वापस आपकी एक जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। ये बनेगी नहीं बनेगी, बन जाएगी इनफाइनाइट जीपी। तो अपन h प्लस 2e स्क्वायर h, ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। और अगर आप h कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। याद करना चाहें तो ज़रूरत नहीं है याद करने की, अपन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो अपन ने टोटल डिस्टेंस निकालना भी सीख लिया। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद अपन सीखते हैं नेक्स्ट चीज़, एवरेज स्पीड क्या होगी। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होगी, हमें मालूम है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। होती नहीं होती, टोटल डिस्टेंस हमने पीछे भी निकाला था। क्या निकाला था, ये निकाला h 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, h 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ये टोटल डिस्टेंस निकाली थी। टोटल टाइम भी अपने पीछे निकाला था, देख लेते हैं टोटल टाइम कैसे निकाला था अपने। टोटल टाइम निकाला था अपने अंडर रूट 2h अपॉन जी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। कुछ भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। आई विल नेवर एडवाइज कि कोई फॉर्मूला याद की जाए, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। और यहीं पर हमसे पूछ लिया जाए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फाइनली ऑब्जेक्ट बॉल थी यहाँ पर, फाइनली बॉल टपक टपक के फाइनली इस शेप में आ गई, यहाँ पर आके रेस्ट में आ गई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, h। टोटल टाइम कितना लगा, वापस लिख दीजिए अंडर रूट 2h अपॉन जी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। तो दिस इज हाउ विल फाइंड आउट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ये सब सवाल अपन कर चुके हैं, सो मैं यहाँ से इसको स्किप करता हूँ, ठीक है। अब हमने ऑब्लिक कोलिजन के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। बाकी जो ऑब्लिक कोलिजन हमने बताया था, अगर जो कोलिजन है वो एक एंगल पे हो रहा है तो अपन इसको एक ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। तो देखिए ये m1 मास की बॉल है, ये m2 मास की बॉल है। ये m1 मास की बॉल ऐसे आई और इसने इसको यहाँ पर टक्कर मारी। तो यहाँ पर टक्कर मारने के बाद इनका जो मूवमेंट हुआ अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं होकर थोड़ा सा एंगल पे हुआ। m1 ऊपर जा रहा है, m2 इधर जा रहा है। इस केस में हम जो मोमेंटम लगाएंगे वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस भी लगाएंगे और अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी लगाएंगे, कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। तो शुरू में अगर कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस तो है m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। शुरू में अलॉन्ग द वाई एक्सिस तो कोई मोमेंटम ही नहीं, क्योंकि दोनों की दोनों जो बॉल है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही है, तो अलॉन्ग द वाई एक्सिस 0 प्लस 0 होगा, ठीक है। बाद में कोलिजन की बात में अलॉन्ग द एक्स एक्सिस m1 का कंपोनेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया v1 cos थीटा, तो ये हो जाएगा m1 v1 cos थीटा। इसी तरह से ये m2 का
वेलोसिटी का एक्स एक्सिस अलोंग कंपोनेंट ले लिया, वो हो गया v2 cos थीटा, तो m2 v2 cos थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस आफ्टर द इम्पैक्ट मोमेंटम आ गया। इसी तरह से इसी ऑब्जेक्ट का इसी का अलोंग द वाई एक्सिस लिया था m1 v1 sin थीटा आ गया, यहाँ पर m2 v2 sin थीटा आ गया, ये इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया, ठीक है ना, m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin थीटा। अगर कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, E इक्वल टू 1, याद रखिए इलास्टिक मतलब होता है E इक्वल टू 1, और इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक मतलब होता है E इक्वल टू 0। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, यानी कि उसका भी फॉर्मूला लगा देंगे। पहले की काइनेटिक एनर्जी ये थी, बाद की काइनेटिक एनर्जी ये है। ये 2-3 इक्वेशंस है जिससे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इन्हीं को करना है। अगले लेक्चर में हम समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।